हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी और मैं आप सब लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आप सब लोगों के समक्ष भारतीय न्याय संहिता 2023 पर हिंदी माध्यम में पूर्णतया निःशुल्क बैच लेकर फिर से प्रस्तुत हुआ हूं। ये बैच हिंदी माध्यम के छात्रों की अत्यधिक मांग को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया है। इस बैच में मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को आप सब लोगों को सीधी सरल भाषा में समझाया और पढ़ाया जाए, और साथ ही साथ जहां आवश्यकता है, जहां ज़रूरत है, वहां विधि शब्दावली का भी उचित प्रयोग किया जाए। ये बैच जो है उन सभी परीक्षार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा जो या तो जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, न्यायिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, या फिर अभियोजन सेवा परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जिन जिन परीक्षाओं के अंतर्गत एपीओ, एपीपी या फिर एडीओ, एडीपीओ की परीक्षाएं कंडक्ट की जाती हैं, या फिर ऐसी किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं जिसमें भारतीय न्याय संहिता से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बैच, जैसा अभी आप सब लोगों को मैंने बताया, ये पूर्णतया निःशुल्क बैच है। इसमें वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आप सब लोगों को नोट्स भी दिए जाएंगे, और वो नोट्स भी जो हैं वो हिंदी में होंगे, पूर्णतया हिंदी में होंगे। और वो जो नोट्स हैं उनके अंतर्गत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो हैं भारतीय न्याय संहिता के महत्वपूर्ण प्रावधान, उनको सम्मिलित किया जाएगा, और साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट या लैंडमार्क केसेस हैं, जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं, ऐतिहासिक निर्णय हैं, उनको भी सम्मिलित किया जाएगा। और साथ ही साथ एमसीक्यूज या फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उनको भी इस बैच के नोट्स में सम्मिलित किया जाएगा। इस बैच के नोट्स को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास जो है वो भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दी गई परिभाषाओं और भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दिए गए दंड के संबंध में है, और परिभाषा और दंड से संबंधित प्रावधानों की ये पहली क्लास है। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम मुख्य रूप से दो प्रावधानों को डिस्कस करेंगे। वो प्रावधान हैं भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 1 और 2। तो आइए धारा 1 के महत्वपूर्ण प्रावधानों से हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो धारा 1 जो है वो संहिता के संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और उसके लागू होने से संबंधित है। संक्षिप्त नाम का मतलब शॉर्ट टाइटल, प्रारंभ तो अगर हम इंग्लिश में कहें तो कमेंसमेंट, और लागू होना एप्लीकेशन। तो आइए ये जो धारा 1 है उसके महत्वपूर्ण प्रावधानों को हम डिस्कस करें। तो धारा 1 सबसे पहले यह प्रावधानित करती है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 है। तो इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं है। ये संक्षिप्त नाम हर जो एक्ट है, जो भी अधिनियम है, उस अक्सर की धारा 1 में जो अधिनियम का नाम होता है, संक्षिप्त नाम, उसको दिया जाता है। तो इसी प्रकार भारतीय न्याय संहिता का संक्षिप्त नाम भी धारा 1 में दिया गया है। अब ये किस तिथि से लागू होगा उसके संबंध में ये संहिता कुछ ऐसा प्रावधान करती है कि यह संहिता उस तारीख से प्रवृत्त या लागू होगी जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत या घोषित करेगी। क्या मतलब? राजपत्र का मतलब
गैजेट, ऑफिशियल गैजेट, अधिसूचना का अर्थ है नोटिफिकेशन, और घोषित करेगी, डिक्लेयर करेगी। तो जो भी ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के थ्रू भारत की जो सरकार है, केंद्र सरकार है, जो भी तिथि को, जिस भी तिथि को नियत करेगी इस संहिता के लागू होने के संबंध में, उसी तिथि से यह संहिता लागू होना मानी जाएगी। और साथ ही साथ धारा 1 में यह भी प्रावधान दिया गया है कि इसके विभिन्न प्रावधानों को अलग अलग तिथियों से लागू या प्रवृत्त किया जा सकता है, यानी कि डिफरेंट डेट्स may be assigned for in respect of different provisions of this संहिता, यानी कि अगर इस संहिता के कई प्रावधान हैं, विभिन्न प्रावधान हैं, तो उन विभिन्न प्रावधानों को अलग अलग तिथियों से भी लागू किया जा सकता है। अब जो धारा 1 उपधारा 3 है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। धारा 1 उपधारा 3 ये संबंधित है अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से। देखिए, कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो इंडिस्पेंसिबल हैं, जिनको हमें पढ़ना ही है, चाहे वो हिंदी के हों चाहे इंग्लिश के हों। तो अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का मतलब है इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। इसीलिए मैं ये कोशिश करता हूं कि जो भी कठिन अगर कोई कीवर्ड है हिंदी में, तो मैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आप सब लोगों को बता दूं। तो अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का मतलब है इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। अब इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन या फिर अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार वह है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा भारत की सीमा के भीतर अपराध किया जाता है, और भारत की सीमा के भीतर अपराध किए जाने के लिए वह व्यक्ति जो है दंडित किया जा सकता है इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार। तो अगर इंडियन टेरिटरी के अंदर कोई व्यक्ति जो है अपराध कारित करता है, ऑफेंस कमिट करता है, तो वो जो है अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के संबंध में दिए गए प्रावधानों से रेगुलेट होगा, उसी से वो नियंत्रित होगा। तो जो धारा 1 उपधारा 3 है, वो अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के संबंध में कुछ ऐसा प्रावधान करती है। इस प्रावधान के अनुसार, ये जो धारा 1 उपधारा 3 है, उसके अनुसार भारत के भीतर कोई भी व्यक्ति यदि इस संहिता के विरुद्ध कोई कार्य या लोप करता है, तो वह इसी संहिता के अंतर्गत दंडनीय होगा, अन्य किसी कानून के अंतर्गत नहीं। तो अगर इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत, इंडियन टेरिटरी के भीतर कोई व्यक्ति जो है संहिता के विरुद्ध कोई कार्य या लोप करता है, कार्य का मतलब हम इसे इंग्लिश में कहेंगे एक्ट, लोप, ओमिशन। तो भारत के भीतर यदि कोई व्यक्ति इस संहिता के विरुद्ध कोई कार्य करता है, यानी कोई एक्ट करता है, या फिर कोई लोप करता है, मिशन करता है, तो वह इसी संहिता के अंतर्गत दंडनीय होगा, अन्य किसी विधि या कानून के अंतर्गत नहीं। आइए हम इस प्रावधान को एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण स्वरूप, फॉर एग्जाम्पल, रवि एक भारतीय नागरिक है और दिल्ली की दुकान से मोबाइल की चोरी करता है। तो ये जो परिस्थिति है, क्या इस परिस्थिति में रवि जो है वो ये जो भारतीय न्याय संहिता है
उसकी उसके अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा कि नहीं, आइए हम देखते हैं। तो अब ये जो प्रावधान हैं उनको अप्लाई करेंगे तो इस बात का पता चलेगा। तो पहली बात तो यह है कि रवि एक जो भारतीय नागरिक है उसने दिल्ली में मोबाइल की चोरी की है, तो इसका मतलब ये रवि जो है उसने अपराध भारत में कारित किया है। साथ ही साथ चोरी का जो कृत्य है वो इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय है। थेफ्ट थेफ्ट को डिफाइन किया गया है, चोरी को परिभाषित किया गया है, दंडित किया जाता है इस संहिता के अंतर्गत। इसीलिए रवि इस चोरी के कृत्य के लिए भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत उत्तरदायी होगा, न कि किसी अन्य विधि के अंतर्गत। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो मैंने समझाया है इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन से संबंधित प्रावधान, वो आप सब लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अगले इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, अगले जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं धारा 1 के, वो हैं उपधारा 4 और उपधारा 5, यानी कि धारा 1 उपधारा 4 और धारा 1 उपधारा 5, सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 1 सबसेक्शन 5। तो दोनों धाराएं, दोनों ये प्रावधान जो हैं वो बहिर्प्रादेशिक या फिर राज्य क्षेत्रातीत क्षेत्राधिकार से संबंधित है। ये थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, तो ये जो है तो आप सीधी सरल भाषा में आप ऐसे समझ, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। तो जो सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 है और जो सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 and section 1 subsection 5, both these provisions are related to extraterritorial jurisdiction of the संहिता। धारा 1 उपधारा 4 और धारा 1 उपधारा 5, ये दोनों प्रावधान जो हैं संहिता की बहिर्प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं। तो अब बहिर्प्रादेशिक क्षेत्राधिकार क्या होता है? तो बहिर्प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि अगर कोई अपराध, अगर कोई ऑफेंस भारत की सीमा के बाहर किया जाता है, यानी कि बियॉन्ड इंडियन टेरिटरी, सीमा का मतलब टेरिटरी है, तो अगर कोई भारतीय नागरिक है और वो भारत की सीमा के बाहर यानी कि बियॉन्ड इंडियन टेरिटरी कोई अपराध करता है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो भारतीय न्यायालय द्वारा, इंडियन कोर्ट्स द्वारा विचारित किया जा सकता है और दंडित किया जा सकता है। यानी कि he can be tried and punished, he can be tried and sentenced। और भले ही वो अपराध कारित कर रहा है भारत की सीमा के बाहर, लेकिन चूंकि वो भारतीय न्यायालय द्वारा विचारित किया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है, उसका ट्रायल हो सकता है, उसको उसके अगेंस्ट सेंटेंस पास किया जा सकता है, तो इसीलिए इस परिस्थिति में जो ऐसा क्षेत्राधिकार है उस क्षेत्राधिकार को बहिर्प्रादेशिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। यानी कि टेरिटरी से बाहर, तो बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपराध कारित करता है, अगर भारत की सीमा के बाहर अगर कोई भारतीय नागरिक अपराध कारित करता है, अगर कोई व्यक्ति अपराध कारित करता है और ऐसा व्यक्ति भारतीय न्यायालय द्वारा विचारित एवं दंडित किया जा सकता है, यानी कि उसका ट्रायल किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट सेंटेंस पास किया जा सकता है, तो ऐसे क्षेत्राधिकार को बहिर्प्रादेशिक क्षेत्राधिकार कहा जाता है। बहिर्प्रादेशिक
ठीक है। तो धारा 1 उपधारा 4 क्या प्रावधान करती है, आइए हम देखते हैं। अभी तक तो हमने ये समझा कि धारा 1 उपधारा 4 और धारा 1 उपधारा 5 ये दोनों प्रावधान जो हैं वो बहिर्प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं। तो आइए अब हम ये देखते हैं कि धारा 1 उपधारा 4 क्या प्रावधान करती है, क्या प्रावधानित करती है। तो इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता है और भारतीय विधि जो उस समय प्रवृत्त है, लागू है, तत्समय भी इसको हिंदी में कहा जाता है, तत्समय प्रवृत्त भारतीय विधि, और अगर इसको सीधी भाषा में कहा जाए भारतीय विधि जो उस समय प्रवृत्त है, एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट। तो यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर कोई अपराध कारित करता है और भारतीय विधि जो उस समय प्रवृत्त है उसके अनुसार उसके अंतर्गत विचारण के लिए दायी है, उसका ट्रायल हो सकता है, ही इज लायबल टू बी ट्राइड, तो उसे भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडित किया जाएगा। इसी प्रकार जैसे ये कृत्य भारतीय क्षेत्र में हुआ हो, ऐसे ही समझा जाएगा जैसे ये जो एक्ट है, ये जो ऑफेंस है वो इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत हुआ हो, भारतीय सीमा के अंतर्गत, भारतीय सीमा के भीतर ही ये कृत्य किया गया हो, ऐसा माना जाएगा। आइए ये जो प्रावधान है इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण स्वरूप अमित नामक एक भारतीय नागरिक नेपाल में एक अन्य भारतीय नागरिक की हत्या कर देता। तो आइए इस परिस्थिति में क्या भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दिए गए बहिर्प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधान लागू होते हैं या नहीं होते हैं, आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि बीएनएस के अंतर्गत हत्या एक अपराध है, पनिशेबल है, एंड इट हैज बीन डिफाइंड, इसको परिभाषित किया गया है, ये दंडित भी किया जाता है इसके लिए किसी व्यक्ति को जो हत्या कारित करता है। और साथ ही साथ बीएनएस के जो प्रावधान हैं भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में की गई हत्या के लिए विचारण चलाने की अनुमति भी देते हैं। तो जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो इसीलिए अमित पर भारत में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत विचारण चलाया जाएगा। इसी प्रकार जैसे यही समझा जाएगा जैसे मानव हत्या जो है भारत में ही हुई, माना जाएगा हत्या भारत में ही हुई। तो मैं आशा करता हूं कि जो ये धारा 1 उपधारा 4 है उससे संबंधित प्रावधान भी आप सब लोगों को स्पष्ट हुए होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब धारा 1 उपधारा 5 वो क्या कहता है, आइए समझते हैं। तो इस संहिता के उपबंध यानी इस संहिता के प्रावधान, संहिता के प्रोविजंस पहला है कहां कहां लागू होते हैं ये बता रहा है। तो धारा 1 उपधारा 5 ये बताती है कि इस संहिता के उपबंध और कहां कहां लागू होते हैं इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अतिरिक्त, अंतः प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के अलावा। और ऐसी ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जहां धारा 1 के उपबंध लागू होते हैं, उन्हीं परिस्थितियों को, उन्हीं स्थानों के बारे में, उन्हीं परिस्थितियों के बारे में धारा 1 उपधारा 5 प्रावधान करती है। तो आइए हम देखते हैं धारा 1 उपधारा 5 के प्रावधानों को। तो जो इसका उपबंध क है या फिर वो ये कहता है, जो धारा 1 उपधारा 5 का उपबंध क है या फिर तो ये समझिए कि प्रावधान क है, वो ये कहता है कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए किसी अपराध पर भी लागू है। यानी कि इस संहिता के उपबंध भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए किसी अपराध पर भी लागू है, बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अगर कोई अपराध भारत का नागरिक करता है तो उस अपराध पे भी इस संहिता के प्रावधान लागू होते हैं, अगर इसको सीधी सरल भाषा में समझाया जाए। तो आइए एक और उदाहरण से समझते हैं इस प्रावधान को।
उदाहरण ये है कि दुबई में काम करने वाला एक भारतीय नागरिक रवि एक अन्य भारतीय की हत्या कर देता है। तो इस परिस्थिति में क्या ये धारा 1 उपधारा 5 का जो प्रावधान क है वो लागू होता है कि नहीं, आइए देखते हैं। तो रवि एक भारतीय नागरिक है और अपराध, जो हत्या का अपराध है, वो भारत के बाहर हुआ है। तो जो खंड क के अनुसार उस पर भारत में भारतीय न्याय संहिता के तहत विचारण चलाया जा सकता है और उसे दंडित किया जा सकता है, जैसे कि ये कृत्य भारत में ही हुआ। तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई बहुत टेक्निकलिटी नहीं है। बस सीधे सरल भाषा में ये कहा जा रहा है, ये समझाया जा रहा है कि भारत के बाहर अगर कोई भारतीय नागरिक कोई अपराध करता है तो उस परिस्थिति में भी ये जो संहिता के ये इस संहिता के उपबंध हैं, संहिता के जो प्रावधान हैं, वो लागू होते। तो अगर एक बार फिर से समराइज करना हो तो धारा 1 धारा 5 का जो खंड क है वो कुछ ये प्रावधान करता है कि भारत से बाहर और परे किसी भी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा किए गए किसी भी अपराध पर इस संहिता के उपबंध लागू होते हैं, प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। आइए जो खंड ख है तो हम देखते हैं, जो अगला खंड है। तो इस संहिता के उपबंध भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या वायुयान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध पर भी लागू होते। पोत का मतलब शिप, और वायुयान का अर्थ है एयरक्राफ्ट। तो भारत में रजिस्ट्रीकृत यानी कि ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी भी पोत या वायुयान पर, चाहे वह कहीं भी हो, विश्व के किसी भी कोने में हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध पर भी लागू होते। आइए अब इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि एक ब्रिटिश नागरिक सारा लंदन से न्यूयॉर्क जा रही है और एयर इंडिया की उड़ान में यात्रा कर रही है, एयर इंडिया की फ्लाइट में यात्रा कर रही है और उसे उस विमान में ड्रग्स की तस्करी करते हुए पकड़ा जाता है। तो ये अपराध जो है, आइए अब हम ये देखते हैं कि ये जो खंड क है वो लागू होता है कि नहीं इस परिस्थिति में। तो ये अपराध जो है एक भारतीय विमान क्यों? क्योंकि एयर इंडिया भारत में पंजीकृत है, तो एक भारतीय विमान पर हुआ है। और खंड ख के अनुसार, और इसीलिए खंड ख के अनुसार ये जो इस उदाहरण में सारा नामक ब्रिटिश नागरिक है उसको भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, भले ही वह विमान भारतीय हवाई क्षेत्र में नहीं था, भले ही वो इंडिया की जो एरियल टेरिटरी है के बाहर था, इंडिया का जो एयर स्पेस है उसके बाहर था, फिर भी ये जो अपराधी है उसको उसके इस अपराध के लिए दंडित किया जाएगा, क्योंकि ये जो धारा 1 उपधारा 5 का खंड ख है वो इस परिस्थिति में अप्लाई होता है, इस परिस्थिति में लागू होता है। आइए जो अगला खंड है खंड ग उसको देखते हैं। इस संहिता के उपबंध भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध पर भी लागू होते। भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन यानी कि, तो अगर हमें इंग्लिश में समझना हो तो इस फ्रेज की इंग्लिश हो जाएगी कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया।
भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर, यानी कि लक्ष्य बनाकर उसको टारगेट किया जा रहा है। टारगेटिंग एनी कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन इंडिया, इस पूरे पर्टिकुलर फ्रेज का इंग्लिश। भारत से बाहर और परे, बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी स्थान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी स्थान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध पर भी लागू है। आइए अब इस प्रावधान को उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण स्वरूप, मॉस्को का एक रूसी नागरिक है एलेक्स, वो उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूं, उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मॉस्को का एक रूसी नागरिक जो है एलेक्स, वो भारत की सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट हैक कर लेता है, उसे खराब कर देता है और उसका डेटा चुरा लेता है। अगर ये परिस्थिति है तो क्या भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान लागू होंगे? आइए देखते हैं। तो अपराध भारत के बाहर किया गया था। जो लक्षित संसाधन है, यानी कि जो टारगेटेड रिसोर्स है, भारतीय सुप्रीम कोर्ट का सर्वर जो है वो टारगेटेड रिसोर्स है, वो भारत में स्थित है। इसीलिए खंड ग के अनुसार एलेक्स, जो रूस का एक नागरिक है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत दंड का भागी है। तो आशा करता हूं अभी तक जो भी मैंने धारा 1 से संबंधित प्रावधान आप सब लोगों को समझाए हैं, वो सारे प्रावधान आप सब लोगों को स्पष्ट हुए होंगे, क्लियर हुए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जो अगला इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है धारा 2। अगला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो है धारा 2। धारा 2 संबंधित है परिभाषाओं से। अगर आप सब लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि जो विभिन्न परिभाषाएं इधर उधर बिखरी पड़ी थी इंडियन पीनल कोड में, उन सभी परिभाषाओं को भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत एक जगह संकलित कर दिया गया है, एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है धारा 2 के अंतर्गत। धारा 2 जो है वो परिभाषा से संबंधित प्रावधान है। तो जो भी महत्वपूर्ण प्रावधान हैं परिभाषा से जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, आइए हम उनको डिस्कस कर लेते हैं और चर्चा करते हैं। तो पहला जो महत्वपूर्ण प्रावधान है जिस पे चर्चा की आवश्यकता समझ में आती है, चर्चा की जानी चाहिए, जिस पे डिस्कशन किया जाना चाहिए, जो थोड़ी सी कठिन भी प्रतीत होती है, वो है धारा 2(4) के अंतर्गत कूटकरण की परिभाषा, यानी कि काउंटरफीटिंग। तो आइए इस परिभाषा को देखते हैं। जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं उन्हीं को हमारी क्लासेस में डिस्कस किया जाएगा। जो जो परिभाषाएं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जिन परिभाषाओं में किसी एक्सप्लेनेशन की, किसी व्याख्या की कोई खासी ज़रूरत नहीं है, उनको हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम की भी लिमिटेशन रहती है। यूट्यूब के माध्यम से जो भी क्लासेस आप तक पहुंचती हैं उनमें समय की भी एक सीमा होती है, टाइम की लिमिटेशंस होती है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रोविजंस हैं, जो भी महत्वपूर्ण डेफिनेशंस हैं धारा 2 के अंतर्गत, जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं धारा 2 के अंतर्गत, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम कूटकरण की परिभाषा, काउंटरफीट की परिभाषा को देखते हैं। काउंटरफीटिंग, तो यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को इस प्रकार दूसरी वस्तु के सदृश इस आशय से बनाता है कि वह उससे प्रवंचना करे, या वह जानता है इससे प्रवंचना हो सकती है, तो उसे काउंटरफीटिंग या फिर कूटकरण कहा जाता है। तो पहली बात तो यह है कि एक व्यक्ति है का आशय यानी कि इंटेंशन है, वो कार्य क्या कर रहा है, वो एक वस्तु को दूसरी वस्तु के सदृश बना रहा है। मतलब वो ये कोशिश कर रहा है, एक चीज, एक अ थिंग इज बीइंग इमिटेटेड बाय हिम। वो ये कोशिश कर रहा है कि चीज दूसरे चीज की तरह दिखे। जैसे मान लीजिए कि एक करेंसी नोट है
और एक क्रिमिनल है वो एक पर्टिकुलर करेंसी नोट का इमिटेशन कर, तो ये काउंटर फीटिंग के दायरे में आएगा। हम इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे, उदाहरण के माध्यम। तो यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को इस प्रकार दूसरी वस्तु के सदृश इस आशय से बनाता है, यानी कि वो एक ओरिजिनल है, थिंग, देयर आर टू थिंग्स, दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए है मान लीजिए, एक वस्तु अ है। और एक वस्तु ब है। तो वस्तु ब जो है वो ओरिजिनल है और वस्तु ए जो है वो इमिटेटेड आर्टिकल है, इमिटेटेड वस्तु है, सदृश बनाई गई वस्तु है। तो अगर ऐसा एक व्यक्ति कर रहा है कि एक वस्तु के सदृश दूसरी वस्तु बना रहा है, क्यों बना रहा है? क्योंकि उसका आशय है प्रवंचना करना। आशय का मतलब ही इंटेंट्स, का इंटेंशन है प्रवंचना करना, यानी कि ही इंटेंड्स टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। ठीक है, या फिर वह जानता है, ही नोज, किससे प्रवंचना हो सकती है, प्रैक्टिस डिसेप्शन में देयर बाय बी प्रैक्टिस। तो अगर ऐसी सारी परिस्थितियां, अगर ये सारी परिस्थितियां मिल जाएं एक साथ, तो कूटकरण हो जाता है। और इसी पूरी प्रक्रिया को, इसी ये जो पूरी परिस्थिति है, इसे ही कूटकरण कहा जाता है। तो अगर इसे हम समराइज करना हो, ये जो धारा 2(4) है जिसके अंतर्गत कूटकरण की परिभाषा दी गई हो, अगर मुझे संक्षिप्त रूप में आप सब लोगों को बताना हो, तो ये कहा जा सकता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को इस प्रकार दूसरी वस्तु के सदृश इस आशय से बनाता है कि वह उससे प्रवंचना कर सके, यानी कि डिसेप्शन प्रैक्टिस कर सके, या फिर उसको यह जानकारी है, ही नोज दैट डिसेप्शन में देयर बाय प्रैक्टिस्ड, यानी कि से प्रवंचना हो सकती है, तो उसे कूटकरण कहा जाता है। तो ये जो कूटकरण की परिभाषा है उसके अंतर्गत स्पष्टीकरण भी दिया गया है, एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो वो क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। उस ये जो स्पष्टीकरण है के अनुसार कूटकरण के लिए सटीक नकल आवश्यक नहीं, एग्जैक्ट इमिटेशन की जरूरत नहीं है काउंटर फीटिंग, और प्रवंचना की संभावना ही पर्याप्त है। यदि समानता इतनी है कि कोई व्यक्ति धोखा खा सकता है, तो यह माना जाएगा कि बनाने वाले का उद्देश्य प्रवंचना करना था, धोखा देना था, जब तक कि वह विपरीत सिद्ध न कर दे। तो अगर वो कॉन्ट्ररी जब तक प्रूव नहीं करता है, तो ये माना जाएगा कि जो इमिटेशन जो कर रहा है का आशय था, का उद्देश्य था प्रवंचना करना, धोखा देना। आइए इस प्रावधान को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि यदि कोई व्यक्ति नकली पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि बनाता है, इस उद्देश्य से बनाता है कि वह किसी को धोखा दे सके, किसी के साथ प्रवंचना कर सके, तो यह जो है ये कूटकरण है। काउंटर फीटिंग की डेफिनेशन के दायरे में, काउंटर फीटिंग भाषा के अंतर्गत, कूटकरण की परिभाषा के अंतर्गत यह कृत्य आता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो परिभाषा है वो है परिभाषा बेईमानी, यानी कि डिसऑनेस्टली। तो आइए इस परिभाषा को देखते हैं। डिसऑनेस्टली से इस आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है जो एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे,
या अन्य व्यक्ति को सदोष हानिकारित करे। सदोष अभिलाभ का मतलब रॉन्गफुल गेन। सदोष अभिलाभ को हम कहते हैं रॉन्गफुल गेन और सदोष हानि को हम कहते हैं रॉन्गफुल। तो इस आशय से अगर कोई कार्य किया जा रहा है जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को सदोष लाभ करना चाहता है या फिर अन्य व्यक्ति को सदोष हानि करना चाहता है, तो वो कार्य अगर ऐसे किसी आशय से किया जा रहा है तो ये माना जाएगा कि वो कार्य जो है बेईमानी पूर्ण है, ऑनेस्टली वो कार्य किया, दैट पर्टिकुलर एक्ट इज बीइंग कमिटेड डिसऑनेस्टली। तो आइए इसको हम समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण स्वरूप, रमेश सुरेश के बटुए से 10,000 रुपये चुराता है और उससे फोन खरीद लेता। रमेश ने बेईमानी की, ही एक्टेड डिसऑनेस्टली। क्यों? क्योंकि उसने सुरेश को सदोष हानि पहुंचाई। सदोष हानि पहुंचाई मतलब रॉन्गफुल लॉस किया। क्यों? क्योंकि वो जो 10,000 रुपए थे वो सुरेश के थे, चुरा लिए तो उसको हानि हो गई, सदोष हानि, लॉस हुआ, जिससे उसे 10,000 रुपए का नुकसान हुआ और खुद को सदोष अभिलाभ पहुंचाया, यानी कि रॉन्गफुल गेन पहुंचाया, ऐसा धन प्राप्त किया जिसका वह अधिकार नहीं है। तो आशा करता हूं ये जो बेईमानी की परिभाषा है ये भी आप सब लोगों को स्पष्ट हुई होगी। अब आते हैं फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन पे। फ्रॉडुलेंटली जो है वो हिंदी में कहते हैं कपटपूर्वक। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन है, बेईमानी की जो परिभाषा है वो धारा 2 उपधारा 7 में है, और जो कपटपूर्वक की परिभाषा है फ्रॉडुलेंटली वो है धारा 2 उपधारा 9 के अंतर्गत दी गई। कपटपूर्वक से कपट करने के आशय से कोई कार्य करना अभिप्रेत है, अन्यथा नहीं। कपट करने के आशय मतलब, कपट करने का आशय का मतलब अगर इसको मैं इंग्लिश का टर्म यूज करूं, इंटेंशन टू डिफ्रॉड। तो जब इंटेंशन टू डिफ्रॉड होगा तभी ये समझा जाएगा कि वो कृत्य जो है कपट पूर्वक किया जा रहा है, अन्यथा नहीं समझा। आइए इस प्रावधान को भी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण स्वरूप, रवि एक कूट रचित एलएलबी डिग्री प्रमाण पत्र, एलएलबी डिग्री सर्टिफिकेट बनाता है और उसे एक लॉ फर्म में नौकरी पाने के लिए प्रस्तुत करता है। उसका यह कृत्य जो है वो कपटपूर्ण है, फ्रॉडुलेंट है, क्योंकि उसका आशय नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर को धोखा देना है और अवैधानिक तरीके से इलीगली नौकरी पाने का है। ठीक है, तो आशा है आप सब लोगों को कपट पूर्वक की भी जो परिभाषा है वो भी स्पष्ट हुई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है अपराध की परिभाषा, और अपराध की परिभाषा दी गई है धारा 2 उपधारा 24 में। तो आइए इस परिभाषा को देखते हैं। विशेष ये जो प्रावधान है वो ये जो प्रावधान है, ये जो परिभाषा है, कुछ ऐसा प्रावधान के अंतर्गत दिया गया है। इस परिभाषा के अंतर्गत आइए देखते हैं कि विशेष रूप से उल्लिखित कुछ प्रावधानों के अतिरिक्त
बीएनएस के अंतर्गत अपराध का अर्थ संहिता के अंतर्गत दंडनीय कार्य है। तो अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड, अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड इंग्लिश लैंग्वेज में कहूँ, तो जब तक किसी स्पेसिफिकली किसी प्रोविजन को मेंशन नहीं किया गया है, तब तक अपराध का जो अर्थ है वो संहिता के तहत दंडनीय कार्य है। यानी कि जब तक किसी प्रावधान को विशेष रूप से उल्लिखित नहीं किया गया है, विशेष रूप से का उल्लेख नहीं किया गया है, उसको मेंशन नहीं किया गया है, तब तक अपराध का अर्थ जो है वो संहिता के अंतर्गत दंडनीय कार्य है। लेकिन ये जो प्रावधान, इसके कुछ वाद भी हैं। तो इसको ये धारा, ये जो प्रावधान है, तो मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से, बिल्कुल सरलीकृत करके, सिंप्लीफाई करके आया है। तो आइए अपवाद क्या है उनको देखते हैं। लेकिन बीएनएस की कुछ धाराओं में इसके लेकिन बीएनएस की कुछ धाराओं में इस प्रावधान के अंतर्गत अन्य विधियों के तहत दंडनीय कार्य भी शामिल है। इस प्रावधान के अंतर्गत मतलब तो धारा 2 उपधारा 24 के अंतर्गत अन्य विधियों के तहत दंडनीय कार्य भी शामिल हैं। जैसे अध्याय 3 के अंतर्गत अपराध से किसी विशेष या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कोई बात अभिप्रेत है। तो मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझाऊंगा। तो ये जो प्रावधान है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बीएनएस के कुछ प्रावधानों, कुछ धाराओं में अन्य विधियों के अंतर्गत दंडनीय कार्य भी जो है वो अपराध के परिभाषा के अंतर्गत आता है, अपराध की परिभाषा में शामिल है। अब जैसे उसको अगर उदाहरण के माध्यम से समझें, तो अध्याय 3 जो है बीएनएस का ही, भारतीय न्याय संहिता का जो अध्याय 3 है, उसके अंतर्गत अपराध से किसी विशेष विधि के अधीन दंडनीय कोई बात अभिप्रेत है। यानी कि किसी विशेष विधि, यानी कि स्पेशल लॉ। और स्थानीय विधि का मतलब लोकल लॉ। तो ये एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अध्याय 3 के अंतर्गत अपराध से किसी विशेष विधि यानी स्पेशल लॉ या फिर स्थानीय विधि लोकल लॉ के अधीन दंडनीय कोई बात अभिप्रेत है। यानी कि अगर किसी स्पेशल लॉ में या फिर किसी लोकल लॉ में कोई बात दंडनीय है, अगर किसी स्पेशल लॉ या किसी लोकल लॉ में कोई बात दंडनीय है, तो वो भी अध्याय 3 के अंतर्गत अपराध की परिभाषा में आएगी। अपराध की परिभाषा में उसको भी सम्मिलित किया जाए। और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य धाराओं में, ये जो भारतीय न्याय संहिता है, इसी की कुछ अन्य धाराओं में कुछ विशेष या फिर स्थानीय विधियों के अंतर्गत दंडनीय कार्य भी सम्मिलित हैं, अगर दंड 6 महीने या उससे अधिक अवधि। तो अब जैसे इसकी 3 कैटेगरी है, तो बहुत ही क्लियरली समझने की जरूरत है। पहली कैटेगरी यह है कि अपराध का अर्थ संहिता के अंतर्गत दंडनीय कार्य से है। अगर कोई भी एक्ट, इफ एनी एक्ट इज पनिशेबल अंडर द एक्ट, देन दैट इज एन ऑफेंस। सीधा सीधा हिसाब किताब, सीधी सरल भाषा में। अगर अब इसकी जो दूसरी कैटेगरी है वो ये है कि बीएनएस की कुछ धाराओं में इसके अंतर्गत, यानी बीएनएस के अंतर्गत ही अन्य विधियों के तहत दंडनीय कार्य भी शामिल हैं। जैसे कि अगर अध्याय 3 के अंतर्गत अध्याय 3 का एग्जाम्पल लिया जाए, तो अध्याय 3 के अंतर्गत अपराध से किसी विशेष या स्थानीय विधि, स्पेशल या लोकल लॉ के अधीन दंडनीय कोई भी बात अभिप्रेत है। तो यानी कि अध्याय 3 के अंतर्गत ऐसी कोई भी बात जो
किसी स्थानीय विधि या विशेष विधि के अंतर्गत दंडनीय है, वैसी बात भी जो है अध्याय 3 के लिए अपराध की श्रेणी में आती है, अपराध की परिभाषा में शामिल है, सम्मिलित है। और इसके साथ ही साथ इसके अलावा ये तो 2 कैटेगरी हो गई, 2 श्रेणियां हो गई। उसके अलावा कुछ अन्य धाराओं में विशेष या स्थानीय विधियों के अंतर्गत यानी कि लोकल लॉ या फिर स्पेशल लॉ के अंतर्गत दंडनीय कार्य भी सम्मिलित हैं, अगर दंड जो है वो 6 महीने या उससे अधिक। अन्य जो प्रावधान है उन प्रावधानों में अगर किसी स्पेशल लॉ में कोई एक्ट पनिशेबल है और उसमें पनिशमेंट जो है वो 6 महीना है, 6 मंथ है या फिर उससे अधिक है, तो भी वो ये जो धारा 2 उपधारा 24 है के अंतर में जो अपराध की परिभाषा दी गई है, परिभाषा में वैसे वो भी शामिल होगा। जो है ऐसे दंडनीय ऐसे कार्य जो 6 महीने या उससे अधिक के दंड से किसी स्थानीय विधि या फिर किसी विशेष विधि के अंतर्गत दंडनीय हैं, ऐसे कार्य भी अपराध की परिभाषा में सम्मिलित हैं। आइए, ये अपराध की परिभाषा जो है थोड़ी सी क्लिष्ट है, थोड़ी सी टेक्निकल है, इसलिए मैंने इसको बार बार इलेबोरेट करने की कोशिश की है ताकि सारी चीज़ें जो हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं इस परिभाषा के, वो आप सब लोगों को स्पष्ट हो जाएं, क्लियर हो जाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगली जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है लोक सेवक की। तो लोक सेवक की जो परिभाषा है वो धारा 2 उपधारा 28 में दी गई है। लोक सेवक वह व्यक्ति है जो निम्न में से किसी भी भूमिका में कार्य करता है। तो कुछ श्रेणियां दी गई हैं, आइए उन श्रेणियों को हम देख लेते हैं। तो पहली जो श्रेणी है वो है सैन्य अधिकारियों की श्रेणी। तो सेना, नौसेना या वायुसेना के आयुक्त अधिकारी यानी कि कमीशन्ड ऑफिसर। न्यायाधीश और न्याय निर्णायक अधिकारी यानी कि जजेस, वो भी जो हैं लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं। और कोई भी व्यक्ति जो न्याय निर्णायक अधिकारी है यानी कि एनी पर्सन हु कैन गिव अ डेफिनेटिव जजमेंट, ही इज आल्सो पब्लिक सर्वेंट। तो कोई न्यायाधीश भी लोक सेवक है, कोई न्याय निर्णायक अधिकारी है, वो भी लोक सेवक श्रेणी में आता है। न्यायालय के अधिकारी भी लोक सेवक हैं, जैसे कि रिसीवर, कमिश्नर, न्यायिक, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो न्यायिक कार्यों में सहायता करता है। के बाद न्यायालय या लोक सेवक की सहायता करने वाले जैसे कि पंचायत सदस्य, अफसर वगैरह। के बाद स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, वो भी जो हैं जो ग्राम, नगर या जिले के लिए कर वसूली, संपत्ति प्रबंधन इत्यादि करते हैं, तब प्रॉपर्टी मैनेजमेंट करते हैं, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं। ऐसा अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी है स्थानीय स्तर पर, विलेज, ग्राम के स्तर पर, नगर के स्तर पर, जिले के स्तर पर, तो वो भी जो है लोक सेवक परिभाषा में के अंतर्गत आता है। निर्वाचन अधिकारी जो मतदाता सूची तैयार करने या चुनाव संचालन के लिए अधिकृत हैं। सरकार, और उसके बाद सरकारी वेतन भोगी या पारिश्रमिक प्राप्त करता, या तो सरकार से उसको वेतन मिलता हो उस व्यक्ति को, या फिर सरकार से उसको पारिश्रमिक मिलता। जो सरकार, स्थानीय निकाय, निगम या सरकारी कंपनी में कार्यरत है व्यक्ति, तो वो भी जो है लोक सेवक की परिभाषा में के अंतर्गत आता है। अब जो स्पष्टीकरण है इस प्रावधान में वो बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला जो स्पष्टीकरण है वो ये है कि कोई व्यक्ति सरकार द्वारा नियुक्त न भी हो तो भी वह लोक सेवक माना जाएगा यदि वह उपर्युक्त में से कोई भी कार्य करता है। ठीक है, तो क्या कार्य किया जा रहा है लोक सेवा के लिए वह जरूरी है, ना कि किसने नियुक्त किया है वो। तो नियोक्ता कौन है, किसने नियुक्त किया है, ये बात लोक सेवक की परिभाषा में उतनी जरूरी नहीं है जितनी जरूरी ये बात है कि क्या कार्य कर रहा है वो व्यक्ति।
और उसके साथ ही साथ जो अगला स्पष्टीकरण है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में लोक सेवक का पद धारण करता है तो वह लोक सेवक है, भले ही उसकी नियुक्ति में कोई त्रुटि हो। तो अगर त्रुटिपूर्ण नियुक्ति है, एरोनियस अपॉइंटमेंट है, तो भी अगर वो वास्तव में लोक सेवक का पद धारण करता है तो माना जाएगा कि वो लोक सेवक ही है, भले ही उसकी नियुक्ति जो है त्रुटिपूर्ण हो, भले ही उसकी नियुक्ति त्रुटिपूर्ण हो, जो अपॉइंटमेंट है वो एरोनियस हो। और उसके बाद निर्वाचन का अर्थ दिया गया है स्पष्टीकरण में, वो यह है कि निर्वाचन का अर्थ है किसी विधायी, नगरपालिका या अन्य लोक प्राधिकरण के सदस्यों का चयन। तो इस तरीके से ये जो लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट की जो भाषा थी तो भी मैंने सीधी सरल भाषा में आप सब लोगों को सिखाने का प्रयास किया है। आशा है आप सब लोगों को ये परिभाषा भी समझ में आई होगी, स्पष्ट हुई होगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो अगली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, अगली जो है महत्वपूर्ण परिभाषा है, वो है विश्वास करने का कारण, यानी कि रीजन टू बिलीव। तो कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त कारण। अब ये जो हिंदी की डेफिनेशन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकती है, क्योंकि दोनों जगह फ्रेज एक ही यूज किया जा रहा है। यहाँ लिखा जा रहा है विश्वास करने का कारण, और यहाँ लिखा जा रहा है, बाद में लिखा जा रहा है कि विश्वास करने का पर्याप्त कारण। तो इससे थोड़ा सा भ्रम पैदा हो सकता है। तो लेकिन अगर अगर हम इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखें तो उससे चीज़ें क्लियर हो जाती। तो आइए इस डेफिनेशन को हम फिर से पढ़ते हैं, क्लैरिफाई करते हुए। कोई व्यक्ति किसी बात का विश्वास करने का कारण रखता है, यह तब कहा जाता है जब वह उस बात के विश्वास करने का पर्याप्त कारण अर्थात सफिशिएंट कॉज रखता है, अन्यथा नहीं। अगर मैं इसी प्रावधान को इंग्लिश में कहूं तो कुछ ऐसे कहा जा सकता है कि अ पर्सन इज सेड टू हैव reason to believe when he has sufficient cause to believe, not otherwise। अगर मैं इसको सीधी सरल भाषा में इंग्लिश में भी, तो कुछ ऐसा कहा जाए। तो जब तक सफिशिएंट कॉज नहीं होगा, विश्वास करने का पर्याप्त कारण नहीं होगा, तब तक हिंदी भाषा जो है उसके अनुसार विश्वास करने का कारण, unless if I have to explain it in English, unless there is sufficient cause to believe, there unless there is sufficient cause to believe, reason to believe will not exist। जो विश्वास करने का कारण है वो अस्तित्व में ही नहीं आएगा अगर विश्वास करने का पर्याप्त कारण नहीं है। आइए इसी बात को, ये जो विश्वास करने का कारण है, रीजन टू बिलीव है, उसको एक उदाहरण के माध्यम से भी हम, उदाहरण स्वरूप एक पुलिस अधिकारी को एक विश्वस्त मुखबिर, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर एग्जांपल में ये जो पद है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पर्टिकुलर टर्म है, विश्वस्त मुखबिर से सूचना मिलती है कि एक गोदाम में चोरी का माल छुपाया गया है, मतलब स्टोलन गुड्स। स्टोलन गुड्स हैव बीन कंसील्ड। That particular officer receives an information that stolen goods have been concealed in a godown। अगर इसको इंग्लिश में समझ, तो एक पुलिस अधिकारी को एक विश्वस्त मुखबिर से सूचना मिलती है कि एक गोदाम में चोरी का माल छुपाया गया है। वह बिना वारंट के गोदाम की तलाशी ले, हो सकता है परिस्थिति ऐसी हो, जब तक वह वारंट लेने जाए, सर्च वारंट लेने जाए, तब तक वो माल वहाँ से हटा दिया जाए, जो स्टोलन आइटम है वो हटा दिया जाए। तो वो जाके सर्च करके करेगा भी क्या, और वो जो उसका स्रोत है वो विश्वसनीय है, क्रेडिबल सोर्स है। तो इस परिस्थिति में क्योंकि ये कहा जा सकता है कि ये जो है, जो पुलिस अधिकारी है उसके पास पर्याप्त कारण, और इसीलिए
ये कहा जाएगा कि उसके पास विश्वास करने का कारण था। तो चूंकि उस अधिकारी के पास पर्याप्त कारण था, यानी कि पर्याप्त कारण मतलब सफिशिएंट कॉज टू बिलीव, कैसे था? विश्वस्त मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, इसलिए यह कहना उचित होगा कि उसके पास विश्वास करने का कारण था। तो सिंस ही हैड sufficient cause to believe on the basis of his credible source, he had sufficient cause to believe, that is why it can be said that he had reason to believe that particular information. अब जो अगली परिभाषा है वो है मूल्यवान प्रतिभूति, यानी कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो मूल्यवान प्रतिभूति से एक ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है, यानी कि जो मूल्यवान प्रतिभूति है वो हमेशा एक डॉक्यूमेंट ही हो। वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल ऑलवेज बी अ डॉक्यूमेंट। मूल्यवान प्रतिभूति हमेशा एक दस्तावेज ही होगा। मूल्यवान प्रतिभूति हमेशा एक दस्तावेज ही होगी। मूल्यवान प्रतिभूति से एक ऐसा दस्तावेज अभिप्रेत है जिसके द्वारा विधिक अधिकार यानी कि लीगल राइट सृजित किए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, विस्तारित किए जाते हैं, एक्सटेंड किए जाते हैं, अंतरित किए जाते हैं, किए जाते हैं, निर्बंधित किए जाते हैं, किए जाते हैं, या फिर निर्वापित किए जाते हैं यानी कि रेस्ट्रिक्ट किए जाते हैं, या फिर छोड़े जाते हैं कोई विधिक अधिकार यानी कि रिलीज किए जाते, रिलीज, लीगल राइट्स आर बीइंग रिलीज्ड। या फिर अगर इस कैटेगरी में वो दस्तावेज फॉल नहीं करता है, वो डॉक्यूमेंट फॉल करता है, तो दूसरी कैटेगरी भी है। उसमें कहा गया कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकृत करता है यानी कि एक्नॉलेज करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है, यानी कि ही इज अंडर अ लीगल डिसेबिलिटी। विधिक दायित्व के अधीन है या फिर अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है, सर्टेन लीगल राइट, ही हैज नॉट सर्टेन लीगल राइट। तो अगर ऐसी भी दो परिस्थितियां हैं तो उसमें भी अगर वो अभिस्वीकृत करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है, इज सब्जेक्ट टू अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन ऑल्सो ये माना जाएगा कि वो जो तब उस परिस्थिति में भी अगर वो अभिस्वीकृत करता है, एक्नॉलेज करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है, तो ये माना जाएगा वो जो दस्तावेज है वो मूल्यवान प्रतिभूति है। या फिर अगर वह ये कहता है, वह यह अभिस्वीकृत करता है कि अमुक विधिक अधिकार यानी कि सर्टेन लीगल राइट के पास नहीं है, ही हैज़ नॉट सर्टेन लीगल राइट्स, उस परिस्थिति में भी वो जो दस्तावेज है वो मूल्यवान प्रतिभूति कहा जाएगा। वो मूल्यवान प्रतिभूति परिभाषा में आएगा वो दस्तावेज। उदाहरण के लिए विक्रय विलेख यानी कि सेल डीड, अगर कोई बॉन्ड है तो वो, अगर कोई चेक है, प्रॉमिसरी नोट है, एट्सेट्रा, ये सारे जो हैं प्रॉमिसरी नोट्स के एग्जाम्पल हैं, सारे जो दस्तावेज हैं वो मूल्यवान प्रतिभूति के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने देखा धारा 1 और धारा 2 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को। धारा 1 जो है में हमने बीएनएस के शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और एप्लीकेशन की बात इसके संबंध में जो प्रावधान है वो देखा, और धारा 2 में जो भी महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई हैं उनको भी हमने देखा। तो इस प्रकार मैं आज की क्लास को ही कंक्लूड करता हूँ, समाप्त करता हूँ। आशा है आप सब लोगों को ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, यूज़फुल लगी होगी। अगर आप सब लोगों को ये क्लास यूज़फुल, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो आप सब लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।